सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हमारा जो हाइड्रोलिक सब्जेक्ट चल रहा था उसमें आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड अपन आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, देखिए वैसे आपके जो सिलेबस में है दे रखा है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है और रियल फ्लूइड क्या होता है, और रियल फ्लूइड को फिर अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो अपन चीज़ आज देखेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, फ्लूइड हमने देख लिया कि फ्लूइड हमारा क्या होता है। ठीक है, कि जो कि थोड़ा भी उस पर यदि अपन शेयर फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म फॉर्म में चले जाता है, वो होता है आपका फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। अब आप समझ रहे हो इसका मतलब कि वो फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, कि अपन उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं और कंप्रेशन ना हो, एंड नो विस्कोसिटी। अब इसका मतलब अपन क्या समझते हैं, विस्कोसिटी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और विस्कोसिटी क्या होता था कि जब भी अपन का फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक लेयर, मतलब जो लेयर्स में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर और दूसरी लेयर पहली लेयर के ऊपर क्या कर रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो पहली चीज, इस आइडियल फ्लूइड को अपन और क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फ्लूइड। क्यों बोलते हैं इमेजिनरी फ्लूइड? क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, तो इस वजह से अपन इसको इमेजिनरी फ्लूइड बोलते हैं। इनकम्प्रेसिबल ये अपन मान सकते हैं, ये अपन मान सकते हैं कि फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, लेकिन ये अपन नहीं मान सकते कि फ्लूइड में कभी भी विस्कोसिटी नहीं होगी। आप चाहे कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, अब इसको और आप कैसे समझ सकते हो कि सर इसमें विस्कोसिटी है कि नहीं है? तो देखो, जनरली आपने देखा होगा कि ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, या फिर आपका हनी है, ठीक है, शहद है, या आप कोई भी आप क्या लीजिए, फ्लूइड लीजिए। अब उसमें जैसे सपोज कीजिए आप अपन जैसे एक कंचे की गोली होती हैं, या लोहे की क्या होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, यदि आप उनको ऐसे उस फ्लूइड में डालेंगे तो आप देखोगे कि वो एक निश्चित दूरी पर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और जिस स्पीड से आप पहले उसको फेंकोगे ना, उस स्पीड से वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी उसकी स्पीड। तो उससे अपन क्या समझते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो उस पर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा फ्लूइड क्या है, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड अपन जनरली क्या करते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, कि जब भी अपन फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो उसमें एजम्पशंस अपन मान के चलते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल एंड आइडियल शुड बी आइडियल। लेकिन आइडियल होता, मतलब आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऑल फ्लूइड्स आर रियल। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप समझिए। उसके बाद रियल फ्लूइड आता है, तो ऑब्वियस बात है आइडियल का उल्टा ही होगा, और उल्टा तो होगा, लेकिन रियल फ्लूइड में क्या होगा, विस्कोसिटी होगी, जैसा कि मैंने आपको बात किया। ठीक है, तो जिसमें विस्कोसिटी होगी वो क्या होगा, हमारा रियल फ्लूइड होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड्स। अब रियल फ्लूइड को अपन दो टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। अब न्यूटोनियन का क्या मतलब है फ्रेंड? तो ऐसे रियल फ्लूइड जिसमें शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। मैंने आपको विस्कोसिटी जब पढ़ाई थी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, दैट इज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, और मैंने एक और आपको इक्वेशन बताई थी, दैट इज डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो वहां पर डी थीटा अपॉन डी टी क्या डिनोट कर रही थी, दैट इज शेयर स्ट्रेन, और डी यू अपॉन डी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो न्यूटन्स जो फ्लूइड होगा, न्यूटोनियन जो फ्लूइड होगा, वो न्यूटन जो लॉ होगा किसका, विस्कोसिटी का, उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, एंड अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो वो फ्लूइड जो कि नॉट प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, मतलब कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें एक और आ जाता है, दैट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड।
उसको अपन बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फ्लूइड की थोड़ी बहुत विस्कोस, मतलब कि हर फ्लूइड हमारा विस्कस फ्लूइड होता है जनरली, ठीक है। लेकिन एक आइडियल फ्लूइड में ऐसा रहता है कि उसमें कुछ यील्ड वैल्यू भी रहती है, मतलब कि जो शियर स्ट्रेस जो आ रहा है ना हमारा, उसको वो कहीं तक काफ़ी हद तक क्या कर लेता है, रजिस्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब कि उसकी खुद की एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और जब उस यील्ड वैल्यू से ऊपर जाके, यदि उस पर स्ट्रेस लगे, प्रेशर लगे, उसके बाद वो डिफॉर्म की कंडीशन में आता है। जैसे कि आपका कोलगेट है, अब ठीक है, कोलगेट जो हमारा टूथपेस्ट जो होता है वो जनरली ऐसे ही तो फ्लो होता नहीं है। अपन क्या करते हैं, जब उस पर प्रेशर लगाते हैं, आफ्टर प्रेशर वो क्या होता है, निकलता है, ठीक है, ट्यूब में से आफ्टर प्रेशर वो निकलता है। तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि विच हैज शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, है ना, एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और अपन बोल लीजिए चाहे शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं, फिर थोड़ा इसका डायग्राम भी अपन देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अपन का ज़्यादातर टाइम, जैसे कि मैंने फील किया है कि हमारा ज़्यादा टाइम लिखने में जाता है, ठीक है। तो देखो आपका मेन जो एम होना चाहिए क्लास में, वो होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। जो आपकी ऐप है इंजीनियर्स ग्रुप ऐप, उस पर आपको ये नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। ये जो नोट्स हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, मैं इन नोट्स को अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम अपन लिखेंगे और समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा अपन यहाँ पर ध्यान देंगे क्लास में। तो जनरली अपन यहाँ पर स्टडी करें तो देखा जाए तो है ना, हमारे 5 टाइप के फ्लूइड होते हैं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के ही होते हैं। 3 टाइप के कैसे कि रियल फ्लूइड को अपन किस में इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो लेकिन मैं यहाँ पर क्या उनको टाइप में ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर आइडियल फ्लूइड, फर्स्ट होता है हमारा यहाँ पर आइडियल फ्लूइड। तो मैं मोटा मोटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जनरली मैंने आपको समझा दिया। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, ठीक है। इस वजह से अपन इसको क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी फ्लूइड भी बोल देते हैं, इमेजिनरी फ्लूइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा होता है दैट इज रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड में क्या होगा, विस्कोसिटी होगी, सो विच पोसेसेस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें एक लाइन और कि जितने भी हमारे फ्लूइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड, in actual practice all fluids are real fluids, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थर्ड हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। एक लाइन में यदि इसको अपन समझें तो वो फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। सो लिख लीजिए फ्लूइड विच आर फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बट यदि अपन इसको और डिस्क्रिप्शन में देखें इसको, तो वो रियल फ्लूइड
जिसमें शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी होती है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ए रियल फ्लूइड in which the shear stress is directly proportional to the शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन बोल लो चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फोर्थ है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये क्या होता है, इसमें विचार फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और अदर टर्म में अब हम देखें इसको तो नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ए रियल फ्लूइड in which the shear stress is not proportional to the shear strain, और इसको और क्या बोल देते हैं अपन, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्थ है हमारा दैट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसको और अपन क्या बोल देते हैं, बिंघम। बिंघम दैट इज बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिखिए, इसमें लिखिए आप, ए फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, इन विच the shear stress is more than the yield value, ठीक है। एंड फिर सेम एज and shear stress is directly proportional to the shear strain, या फिर बोल लीजिए दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन इसको अब ग्राफ के हेल्प से देखते हैं अपन इसको। ठीक है, तो देखिए जनरली जो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा, आइडियल मतलब कि न्यूटोनियन जो फ्लूइड होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, सबसे पहले देखो आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होगा,
विस्कोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट और इधर आ जाएगा हमारा शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आइडियल फ्लूइड, दैट इज आइडियल फ्लूइड। ये क्या शो कर रहा है कि ये प्रॉपर्ली फ्लूइड की कंडीशन, ये प्रॉपर्ली हमारा क्या है, फ्लो की कंडीशन में है। इसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब कि ये इनविसिड है। इनविसिड वर्ड जहां पर याद आ जाए उसका मतलब कि उसमें विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए इनविसिड मीन्स नो विस्कोसिटी। एक होता है, फिर ये आइडियल फ्लूइड हो गया, एक होता है हमारा आइडियल सॉलिड। ये हो गया हमारा आइडियल सॉलिड। ये डिफॉर्म की कंडीशन में ही नहीं जाएगा। इसमें पर्टिकुलर क्या होगा, इसकी खुद की एक स्ट्रेंथ होगी जो उसको डिफॉर्म की कंडीशन में जाने से रोकेगा, इस वजह से आइडियल सॉलिड। न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड विच ओबेज द लॉ ऑफ न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर हमारा क्या करते हैं, अब देखो अपन दो चीजें इसमें देखते हैं, एक नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, फ्लूइड जो हमारा आता है, ये तो हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो जो हमारा ये होता है जैसे ऑयल हो गया या हमारा वाटर हो गया या एयर हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ऑयल, वाटर, एयर, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। यदि विस्कोसिटी की बात की जाए तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ग्रेटर होगी विस्कोसिटी ऑफ वाटर से, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर होगी विस्कोसिटी ऑफ एयर से, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब एक बात को लेते हैं अपन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को अपन दो पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो जनरली अपन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को यदि समझें, इसको यदि अपन समझें तो इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट होता है हमारा दैट इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। पहले आप लिखिए दैट इज फ्लो डिपेंडेंट, फ्लो डिपेंडेंट, और एक होता है हमारा दैट इज टाइम डिपेंडेंट। मतलब न्यूटोनियन को दो पार्ट में हमने तोड़ा, फ्लो डिपेंडेंट जो फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम डिपेंडेंट टाइम के ऊपर जो अपन उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो फ्लो डिपेंडेंट में अपन देखें तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा दैट इज स्यूडोप्लास्टिक, दैट इज स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। यदि ग्राफ में अपन यदि देखें स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को तो वो क्या होगा, यहां पर आएगा, इस टाइप से क्या आएगा, हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड आएगा, ठीक है, जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं शेयर थिक, क्या बोलते हैं, सॉरी शेयर थिन, शेयर थिन इसको और अपन बोलते हैं, दैट इज, चलो यहां पर मैं लिखता हूं, और इसको अपन बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से आते हैं, दैट इज
ब्लड, मिल्क, ईटीसी। ठीक है, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और उनको क्या बोल, और शेयर थिनिंग जो होते हैं, ठीक है, कि हल्के से वो क्या होते हैं, थिन टाइप के होते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है, थिन। ठीक है, चलिए एक अपन देखते हैं इसमें ही, स्यूडोप्लास्टिक हो गया हमारा, एक होता है डायलेटेंट, ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनको अपन बोल देते हैं डायलेटेंट, ठीक है, इनको अपन अब बोल देते हैं दैट इज शेयर थिकिंग फ्लूइड। ये थोड़े गाढ़े होते हैं, ठीक है, ये थोड़े गाढ़े होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, जैसे राइस स्टार्च हो गया या फिर हनी हो गया, मतलब शहद हो गया, ये चीज़ें, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अपन इसको देखते हैं दैट इज राइस स्टार्च, और देखें तो अपन हनी, और भी हैं काफ़ी, ठीक है। चलिए, तो यदि अपन डायग्राम में देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज डायलेटेंट फ्लूइड। टाइम डिपेंडेंट पे देखते हैं, तो अब टाइम डिपेंडेंट से पहले अपन देखते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो हमारा रहेगा, ये शो करेगा हमारा किस चीज को, दैट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को। और ये वाली जो टर्म है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मत बोलिए, यहां पर बाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज शेयर स्ट्रेस को, ठीक है। तो इसकी खुद की एक शेयर स्ट्रेंथ होगी, दैट इज टाउ नॉट, जिसको अपन यील्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, कि इसकी एक यील्ड वैल्यू होगी स्ट्रेंथ की, ठीक है। जब इससे जब आगे निकल जाएगा तब वो हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, वो देखते हैं कौन से, जैसे कोलगेट हो गया, ठीक है, और जैसे मड हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के, ठीक है। चलो, और इसको अपन और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। और यदि अपन टाइम डिपेंडेंट में अब बात करें, नॉन न्यूटोनियन में ही, ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट में अपन क्या देखेंगे कि ये भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज थिक्सोट्रोपिक, एक होता है इसमें थिक्सोट्रोपिक, और एक होता है दैट इज रियोफैटिक। अब थिक्सोट्रोपिक को देखें, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट में थिक्सोट्रोपिक को देखें, तो जैसे जैसे इसका टाइम क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होगी हमारी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम, ओके। और रियोफैटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। तो इसको यदि अपन ग्राफ पर देखें तो एक हमारा ये होगा, ये कौन सा होगा, ये हमारा होगा दैट इज थिक्सोट्रोपिक, दैट इज थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। और ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, दैट इज
रियोफैटिक, दैट इज रियोफैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड हुआ। अब आगे अपन देखते हैं दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट अपन समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, सो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कंप्रेस होने की अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, समझिए होता क्या है। जनरली जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज के। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जिसको अपन डिनोट करते हैं के से, किसको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो यदि अपन फॉर्मूला देखें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइड बाई में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइड बाई में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए यदि अपन इसको थोड़ा प्रूफ करके देखें, ठीक है, प्रूफ करके देखें इसको, तो देखो सपोज कीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है। ओके, हमारे पास है एक सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में भरी हुई है क्या, गैस, जिसका वॉल्यूम है B। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है इनिशियली। ठीक है, और ये जो हमारा इनिशियल होगा ये क्या है, इनिशियल हमारा है वॉल्यूम B। ये हमारा सिलेंडर है, इसमें B वॉल्यूम गैस भरी हुई है। ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है जिस पर कि प्रेशर हमारा लगा हुआ है P, प्रेशर P हमारा लगा हुआ है। अब जब अपन इस प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मतलब P से प्लस dP कर देते हैं, पहले P था प्लस dP और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, जो गैस है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, कंप्रेस होगी, तो सपोज कीजिए ये हमारी कंप्रेस होके यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसमें जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो हुआ, सपोज कीजिए dV वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ। ठीक है, तो अब वॉल्यूम हमारा यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B माइनस में dB। ठीक है, इनिशियल में B वॉल्यूम था, प्रेशर P था, प्रेशर बढ़ाया, dV वॉल्यूम कम हो गया, फाइनल वॉल्यूम B माइनस dV हमको मिला। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम हमको dV कितना मिल गया, B माइनस dV। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या हुआ, B वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सब जो भी है ना ये पूरा आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बस समझना है यहाँ पर अच्छे से। ओके, P क्या है, और इससे बेहतर लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल समझो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर। कब, जब वॉल्यूम आपका B है। ठीक है, चलो प्रेशर को हमने क्या किया, प्रेशर को हमने किया इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया और कहां पहुंचा दिया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो अब प्रेशर कितना हो गया, P प्लस में dP। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, वॉल्यूम गोज टू कितना हो गया, B से कहां पहुंच गया, B माइनस dB पे पहुंच गया, B से कहां पहुंच गया, B माइनस dB पे पहुंच गया। ठीक है, ये B है, ये B माइनस dB पे पहुंच गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, सो इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ हमारा,
दैट इज डीपी। इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, डीपी हुआ, मतलब उस डीपी प्रेशर की वजह से क्या हुआ है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है। और डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ हमारा डीबी। इतना ही तो डिक्रीज हुआ है, वो तो फाइनल है बी माइनस डीबी, तो डिक्रीज तो हमारा कितना हुआ है, डीबी हुआ है ना। तो यदि अपन इसको और अच्छे से समझें, यदि और इसको अपन देखें तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है वो क्या होगा, दैट इज माइनस डीबी अपॉन में बी। होता क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। माइनस जो है वो क्या शो कर रहा है कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ठीक है। जो माइनस साइन है डिनोट डिक्रीज, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है। तो यदि अपन यहां पर बात करें के की, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या था कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव प्रेशर, और कितना कंप्रेस किया है, डीपी कंप्रेस किया है, क्योंकि पी प्रेशर पे तो पहले से ही वो बी था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितने पे निकल के आया है, जब हमने डीपी उस पर इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाई में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यदि बात करें के की, तो के क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज डीपी अपॉन माइनस डीबी अपॉन बी, यही हो जाएगा, ठीक है। और यदि अपन इसको सिंपल फॉर्मूले में लिखें, दैट इज के इक्वल टू डीपी, डीपी अपॉन में डीबी इंटू में बी, ये माइनस का लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं दैट इज कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये अपन यहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, एक तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और एक आ सकता है क्या, एक आ सकता है आपका इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो अब यदि डेंसिटी में यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो लिखिए, इन जनरल अपन देखें, यदि अपन इन जनरल यदि बात करें तो जनरली हमारा मास क्या होता है, रो इनटू बी। यदि इसका अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा हमारा डी मास इक्वल टू रो डॉट डी वी एंड प्लस बी डॉट डी रो, यही होगा। एंड मास हमारा क्या है, स्मॉल, तो इसको अपन नेग्लिजिबल करते हुए दैट इज रो डॉट डी वी इक्वल टू माइनस बी डॉट डी रो, ठीक है। तो यहां से अपन इस फॉर्मूले में डी वी अपॉन बी की टर्म में यदि अपन देखें इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको यदि अपन इधर लेके आए तो डी वी अपॉन बी माइनस के डी रो अपॉन में रो, ठीक है। और यहाँ पर यदि इस फॉर्मूले अपन इसको रख दें तो इसमें रखिए डी वी अपॉन डी वी, बी की जगह अपन क्या रखते हैं, डी रो अपॉन रो, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इसी टर्म में आ जाएगी, दैट इज डी पी अपॉन डी रो डॉट रो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी दो कंडीशन होती हैं, इसकी दो कंडीशन होती हैं,
ठीक है, आपको थोड़ा इक्वेशन याद रख लेना उसका, बाई चांस पूछ ले तो, ठीक है, वैसे इतना डेप्थ में जाएगा नहीं। तो यदि अपन उन कंडीशनों को देखें तो वो किस टर्म में आती हैं कि रिलेशन बिटवीन दी बल्क डेंसिटी एंड दी प्रेशर, रिलेशन बिटवीन दी बल्क डेंसिटी एंड प्रेशर, ठीक है। सो फर्स्ट आती है हमारी आइसोथर्मल, कि थर्मल की वजह से जो आता है, ठीक है, हीट की वजह से। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सो इसमें मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में आप देखें तो ये इसमें हो जाएगा, सो के मतलब कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल इक्वल टू प्रेशर, ठीक है। और यदि अपन बात करें फॉर एडिएबैटिक, फॉर एडिएबैटिक प्रोसेस, तो इसमें यदि अपन बात करें सो दैट इज, इसमें आ जाएगा आपका दैट इज के इक्वल टू पी, दैट इज के स्मॉल के। तो ये के जो डिनोट करेगा दैट इज रिप्रेजेंट करेगा बल्क मॉडुलस को, पी जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज प्रेशर, और जो ये जो के रिप्रेजेंट करेगा दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। जनरली आपने देखा होगा कि यदि अपन जैसे कोई पॉलीथीन होती है उसमें यदि अपन हवा भरते हैं, ठीक है, एयर भरते हैं, तो वो फूल जाती है, उसके बाद अपन उस पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर डालते हैं तो अचानक वो एक साउंड के साथ में क्या होता है, वो पॉलीथीन जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, फट जाती है। तो जो वो प्रोसेस है ना, वो मतलब जो वो होता है, वो एक्टिविटी होती है, वो एग्जाम्पल है किसका, एडिएबैटिक प्रोसेस का, कि एयर, कि उसमें एयर अपन भर दें, ठीक है, वो एक्सपेंड हो जाए, और यदि सडनली उस पर प्रेशर लग रहा है तो वो एक साउंड के साथ में ब्लास्ट होगा, ठीक है, या ब्रेक होगा। तो वो प्रोसेस है, वो एक्टिविटी है एडिएबैटिक प्रोसेस की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दैट इज सरफेस टेंशन। इन पर अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं साथ के साथ में, ठीक है, एक बार ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन, कि सरफेस पर टेंशन लगना, दैट इज सरफेस टेंशन। डिनोट करते हैं सिग्मा को। सरफेस पर टेंशन लगना ये होता है सरफेस टेंशन। ये कहने वाली बात है कि इस टर्म से ये डेफिनेशन निकल के आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया। जनरली क्या होता है सरफेस टेंशन, वो आप समझिए। पहले अपन थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर अपन एज ए प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। ये जनरली डिफाइन की जाती है सरफेस टेंशन, कि जो टेंसाइल फोर्स होता है वो एक्ट करता है किस पर, सरफेस पर। किसकी सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर। अब सपोज कीजिए, आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, कि एक लिक्विड की सरफेस है, उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब उसके कांटेक्ट में कौन है, भाई नीचे तो लिक्विड है, ऊपर क्या है, गैस। ऊपर क्या है, गैस ही तो है, एयर ही तो है। और ऑन द सरफेस यदि बात करें, और उस सरफेस की बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो भाई जो वो सरफेस है जिस पर टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो जो सरफेस टेंशन है, वो फोर्स है, वो टेंसाइल फोर्स है किसके बीच में, दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में। कौन कौन से दो इमिसिबल लिक्विड, एक एयर, एक गैस और एक लिक्विड, ठीक है। लिक्विड मतलब कि वाटर,
तो अपन इसको बोल सकते हैं ना कि इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ ए गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। और नहीं तो सबसे इजी जो इसकी डेफिनेशन दैट इज टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ये सबसे इजी, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इसको समझिए। हाँ, इसको प्रैक्टिकली समझने की अपन बात कर रहे थे। तो देखिए, आप कभी एक चीज देखना कि वाटर है, वाटर की फ्री सरफेस है, ठीक है, उस पर आप धागा डाल के देखते हो, ठीक है, धागा डाल के देखते हो और उसको है ना बड़ी मतलब कि गौर से उस चीज़ को देखना। तो हमको जो धागा है ना हमारा थोड़ा नीचे हल्का सा नीचे डूबा हुआ दिखाई देगा। और उस पर जो मक्खी, सपोज कीजिए उस पर एक कोई मक्खी आके बैठ जाती है, तो वो उस पर आसानी से क्या होगी, फ्लो होगी, उस पर आसानी से वो डूबेगी नहीं उसमें। तो ये एग्जांपल है सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द tensile force, it is defined as the tensile force acting on the surface, acting on the surface, it is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with in contact with gas or on the surface between two immiscible लिक्विड, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज, जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मेम्ब्रेन, एज ए झिल्ली की तरह वो काम करेगा, एक लेयर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन, एक लेयर की तरह काम करेगा अंडर टेंशन में, ठीक है। क्योंकि भाई वो जो है चीज़ है, वो धागा है हमारा, वो डूब ही नहीं रहा, किसके वजह से, वो सरफेस टेंशन की वजह से डूब ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, वो कम है। अच्छा, सरफेस एरिया कम है, तो जब इसका सरफेस एरिया इस चीज़ में कम होता है तो सरफेस टेंशन में जिस चीज़ के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। सो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड जिसके वजह से इट इज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, कि इसमें वो सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया हो जाता है हमारा। एरिया ज़्यादा होगा तो वो तो ईजिली डूब जाएगा, आप कोई सिक्का है उस पर पानी में डालिए वो डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया ही यदि कम है तो उसको आप डालिए वो डूबेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या करता है, इतना लोड लगा ही नहीं पाएगा। अब उसका सरफेस एरिया इतना कम है कि उसको हमने किस में मेजर कर लिया है, पर यूनिट लेंथ में उसमें मेजर कर लिया है, तो वो इतना फोर्स लगा नहीं पाएगा कि वो उसमें डूब जाए, ठीक है। तो लिखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। कॉन्टैक्ट प्रेशर बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रेशर बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन फोर्स,
ठीक है, ये अंडर टेंशन, हाँ अंडर टेंशन फोर्स, ठीक है। चलिए, तो एक मिनिमम सरफेस एरिया वाली जो बात थी वो भी चलो लिख लो। क्या लिखोगे उसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, इट इज द property of a liquid by virtue of which it tries to of which is tries to minimize its surface area, minimize इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको सरफेस टेंशन, ये डेफिनेशन कोई बता ही नहीं पाता, ठीक है, मतलब यदि बच्चे से पूछें तो वो इजीली इस डेफिनेशन नहीं बता पाएगा। जो उसको एक चीज़ जो याद रहेगी वो याद रहती है उसको, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है, वो आप लिख लीजिए। और जो ये जो होगा मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फ्री सरफेस पर, वो किसके बराबर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो सरफेस जो एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी होगी जो पर यूनिट एरिया के बराबर होगी हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। सो लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ this force per unit length, magnitude of this force per unit length of the free surface will have the same value, किसके बराबर, will have the same value किसके बराबर, as the surface energy for unit area, as the किसके बराबर होता है, as the surface energy per unit area, surface energy पर यूनिट एरिया। तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, यहीं से इसकी क्या निकल जाती है, यूनिट निकल जाती है ना, यहीं से इसकी क्या निकल जाती है, यूनिट्स। तो यदि इसकी यूनिट्स की बात करें तो एसआई जो यूनिट होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, फोर्स की न्यूटन और लेंथ की नीचे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ की मीटर। और यदि इसी को एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड में यदि अपन बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी, दैट इज किलोग्राम फोर्स अपॉन में दैट इज मीटर। समझ में आया? इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अब इसका अपन क्या समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझना, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, लिखा हुआ आपके नोट्स में है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना बस। देखो ये हमारे पास कोई कंटेनर, ये हमारे पास कोई है कंटेनर जिसमें भरा हुआ है लिक्विड, तीन मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ठीक है, ए बी सी, अपन तीन मॉलिक्यूल्स लेंगे। दिस इज ए, ठीक है, एक अपन ले रहे हैं दैट इज बी,
दिस इज बी, और एक अपन ले रहे हैं दैट इज सी। ठीक है, एक कौन सा ले रहे हैं अपन, दैट इज सी। समझने की चेष्टा करो, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यदि मॉलिक्यूल्स अपन देखें, ए को देखें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ए को देखें तो मॉलिक्यूल्स ए इज अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। देखो एक मॉलिक्यूल्स है, इसके आसपास भी और मॉलिक्यूल्स होंगे, तो चारों तरफ इसके आसपास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्रेशर जो होगा, समझने की कोशिश करो, जो प्रेशर होगा वो चारों साइड में कितना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये चारों साइड में मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एयर का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है। सो मॉलिक्यूल्स ए इज अटैच्ड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। इधर भी मॉलिक्यूल, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये अट्रैक्टेड होगा चारों साइड में। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ए इज अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो रिजल्टेंट जो प्रेशर होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, वो किधर एक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी मॉलिक्यूल्स ए इज 0। क्यों, क्योंकि चारों साइड में ही क्या है, चारों साइड में मॉलिक्यूल्स हैं, चारों साइड से फोर्स लग रहा है, चारों साइड पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं भी रिजल्टेंट फोर्स निकल नहीं रहा। इधर लग रहा है तो इधर लग रहा है तो इधर वाला उसको बैलेंस कर रहा है, इधर लग रहा है तो इधर वाला बैलेंस कर रहा है, इधर कर रहा है तो इधर वाला बैलेंस कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स ए में रिजल्टेंट फोर्स 0। ये जो मैंने अभी थ्योरी बोली है ना आपको, ये नोट्स में लिखी हुई है आपके। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, ऐसे ही अपन लिखाएंगे तो वो आप नोट्स में से रीड कर लीजिए, बस समझने की कोशिश करो। बी पर यदि अपन देखें मॉलिक्यूल्स को, बी मॉलिक्यूल्स को देखें तो देखो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, मतलब कि एयर कांटेक्ट में है थोड़ा बहुत। तो इसको समझो कि मॉलिक्यूल्स बी इज सिचुएटेड नियर द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के पास में है ये मॉलिक्यूल्स बी। तो जो इस पे एक्टेड होंगे ना, इज एक्टेड अपॉन बाय द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। सो ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे वाटर है, सो अपवर्ड भी फोर्सेस एक्ट करेंगे एंड डाउनवर्ड भी फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो वो अनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इधर तो ज़्यादा है, अनबैलेंस हो जाएंगे। इधर तो ज़्यादा फोर्स है, इधर तो ज़्यादा फोर्स है, इधर तो कम ही है भाई, टच जो हो रहा है वो कम ही तो हो रहा है, इधर तो ज़्यादा फोर्स है, तो अनबैलेंस हो जाएगा। जो फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा फिर वो किधर निकलेगा, मॉलिक्यूल बी पे, एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर की साइड ज़्यादा है हमारा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स बी पर देखें तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड, रिजल्टिंग फोर्स एट बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड। ठीक, अब बात कर रहे हैं सी पर। अब बात कर रहे हैं किस पर, सी पर। तो सी पर आप देखिए, ये है हमारा जो हाफ है ना, हाफ सर, जो यदि ये मॉलिक्यूल्स अपन देखें तो ये हमारा आधा तो ऊपर है और आधा नीचे। तो सी इज सिचुएटेड ऑन द फ्री सरफेस, एग्जैक्टली फ्री सरफेस पर ऑफ लिक्विड पर। और टोटली जो रिजल्टेंट जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है हमारा। ठीक है, इधर तो भाई बैलेंस कर रहा था ये थोड़ा बहुत, इधर तो भाई एटमॉस्फेरिक था। ठीक है, इधर एटमॉस्फेरिक था, तो इधर तो ये जैसे ये वाला मान लो आप। ठीक है, तो इधर की साइड ये मॉलिक्यूल था नहीं, इधर डाउनवर्ड में ज़्यादा था, इधर तो कंप्लीटली ही आधा जो है वो पानी में है। तो और मॉलिक्यूल्स तो है नहीं लिक्विड के, ऊपर तो मॉलिक्यूल्स है नहीं लिक्विड के जो इन फोर्सों को क्या करे, बैलेंस कर दे। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहा। हाँ उसमें भी रहा, लेकिन उसमें क्या है, काफ़ी हद तक कम रहा।
उसमें काफ़ी हद तक कम रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही वो टच था फ्री सरफेस पर, नियर था, ये कंप्लीटली फ्री सरफेस पर है। तो सी इज सिचुएटेड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस ए रिजल्टिंग डाउनवर्ड फोर्स। सो इस वजह से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो फ्री सरफेस है ऑफ द लिक्विड एक्ट एज ए वेरी थिन फिल्म, एक थिन फिल्म की तरह वर्क करेगी ये, वेरी थिन फिल्म अंडर टेंशन, अंडर टेंशन। ये धागा है ना, धागा, इसको पानी में आप डालिए, पानी में डालिए इसको, ठीक है, ऐसे हल्का सा ऐसे फोर्स लगाइएगा ऐसे, तो क्या होगा, धागा ये ऐसे उठ जाएगा, ये धागा है, ठीक है। पिन लेना, एक पिन, आल पिन, इसको ऐसे टच करना, ऐसे टच करोगे ना तो ये जो दोनों पॉइंट है ना ये ऐसे उठेंगे, और ये वाला पॉइंट है ना बीच वाला जहाँ पर पिन आप लगोगे वो थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो वो टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। ये एक फिल्म की तरह वर्क करती है, थिन फिल्म की तरह वर्क करती है, ठीक है, अंडर टेंशन में ऑफ द फ्री सरफेस, किस पर, लिक्विड पर। समझ में आया, यही बस समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सी पर लिख लीजिए, सी पर लिख लीजिए रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, सिचुएटेड एट फ्री सरफेस, situated at free surface, so resulting downward force so free surface of liquid act like a very thin film, free surface of liquid act like a free surface of liquid act like a very thin film, okay, very thin film under tension, अंडर टेंशन। इसकी हैं 3 कंडीशन, और सब आपके थ्योरी नोट्स में लिखा हुआ है। इसकी हैं अपन की 3 कंडीशन सरफेस टेंशन की। यदि उस तीनों कंडीशनों को अपन देखें तो होता क्या है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है, लिक्विड है भाई, लिक्विड है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए कर्व सरफेस, दैट इज डेल पी होता है वो प्रेशर डिफरेंस। अब उसको रिलेट कैसे करते हैं अपन, डायमीटर जो उस सरफेस पे जो बबल टाइप का होता है उससे अपन रिलेट कैसे करते हैं वो देखिए the pressure difference between inside and outside, the pressure difference between the inside and the pressure difference between the inside and outside of a curved surface ऑफ ए कर्व सरफेस डेल पी, सपोज कीजिए वो प्रेशर डिफरेंस है डेल पी, ठीक है, रिलेटेड टू द डायमीटर डी एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, रिलेटेड टू डायमीटर डी एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। ये जो 3 कंडीशन है इनके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं और थ्योरी भी बन जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑफ
लिक्विड सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड ड्रॉपलेट का वो है बरसात की बूंद, दैट इज बरसात की बूंद। आप जब देखता कि जो ऊपर से जो बरसात की बूंद आती है जब वो नीचे गिरती है तो एक वो स्फेरिकल शेप ले लेती है ना, गोल वाला स्फेरिकल वो शेप ले लेती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। तो देखिए इसमें हमने एक क्या किया, ड्रॉपलेट हमारा, हमने इसमें एक ड्रॉपलेट ले ली, एक बूंद ले ली हमने, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। स्टडी कर रहे हैं अपन किसकी, लेफ्ट वाले पार्ट की अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट के अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी जो ये जो सरकमफेरेंस होगी इस पर लगेगा क्या, सिग्मा, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये ड्रॉपलेट हो गया, ये हो गया सरफेस टेंशन, हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, ये हमारा ड्रॉपलेट हो गया। देखो सिग्मा अपन बोलेंगे सरफेस टेंशन को। ठीक है, अब दूसरी चीज, इस सरफेस टेंशन की वजह से कुछ प्रेशर भी तो जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या बोल देंगे अपन, पी। पी क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट। प्रेशर इंटेंसिटी प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डायामीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा डायामीटर। इसको हमने दो पार्ट में कट कर लिया। ठीक है, तो जो फोर्स जो एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दी वन हाफ, ये वाला जो फोर्स एक्ट करेगा वन हाफ पर, सपोज कीजिए लेफ्ट वाला पार्ट हमने ले लिया है, विल बी टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये तो सरफेस टेंशन है और इसकी वजह से एक क्या करेगा, पी प्रेशर लगेगा इस पर, एक्टिंग अराउंड द सर्कमफेरेंस, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द, इस पर, ये वाली जो ये है इस पर, ये जो पूरी जो सरफेस है इस पर क्या लगेगा, पी फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो गया सिग्मा, उसकी वैल्यू सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, लिखिए सरफेस टेंशन फोर्स, या आप लिखिए टेंसाइल फोर्स, आप लिखिए दैट इज टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कहां पर लगेगा, सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफेरेंस, एट द अराउंड द, एट द अराउंड द, एट द अराउंड द सर्कमफेरेंस। ठीक है, कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, सिग्मा और पाई डी क्या हो जाएगा, इसका पूरा सर्कमफेरेंस। ठीक है, एक लगेगा फिर क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स लगेगा उस पूरे एरिया पर। ठीक है, क्या लगेगा, प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया। सो प्रेशर फोर्स
ऑन द एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, दैट इज P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब इन दोनों के ये दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख दीजिए। प्रेशर फोर्स कैसे आया और सरफेस टेंशन कैसे आया, समझ में आ गया ना, कि एक ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, जो कटा हुआ पार्ट है नीचे वाला उस पर लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा इनटू में पाई इंटू डी, मतलब कि पूरा सरकमफेरेंस जिस पर कि वो सरफेस टेंशन लगेगा। उसके अपोजिट में क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो लेयर एक तरीक़ा से कैसे वर्क करती है, थिन लेयर की तरह वर्क करती है फ्री सरफेस। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल तौर बताया कि वो इधर से उठ जाएगा, यदि अपन जैसे धागा वाला एग्जाम्पल लें तो वो ड्यू टू टेंशन की वजह से उठ रहा है, तो वहाँ पर अब वो फोर्स कितने पर लग रहा है, वो पूरे सरफेस पर लग रहा है, तो इस वजह से पूरे एरिया पर लग रहा है, तो इस वजह से प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया दैट इज P इंटू एरिया ऑफ ड्रॉपलेट, मतलब कि जो भी उसका डायमीटर है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, P इंटू पाई बाई 4 इंटू में डी स्क्वायर, दोनों को बैलेंस कर देंगे अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन से, दैट इज P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू 2। यदि इसको अपन सॉल्व करके निकालें तो हमारा आ जाएगा P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में D, ठीक है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, दैट इज इंक्रीज इन दी डिक्रीज ऑफ द डाया ऑफ ड्रॉपलेट प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। तो लिख लीजिए, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इंटेंसिटी inside the droplet increases when decrease, किसका डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज ऑफ द डाया, डिक्रीज ऑफ द डाया ऑफ ड्रॉपलेट। दूसरा केस इसका, ये तो हो गया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। इसमें तो सिंगल लेयर आती है, ठीक है, जैसे पानी की बूंद है उसमें तो क्या है, एक सिंगल लेयर में आती है। यदि अपन उसकी बात करें, एक साबुन का जो घोल होता है और उसके टाइम पर जो बबल बनता है तो उसमें दो लेयर होती हैं जनरली, ठीक है, तो उस केस को अपन ले लेते हैं, दैट इज हॉलो बबल। तो सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल, सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल, पेपर में आपको सोप बबल के नाम से भी मिल सकता है, ठीक है, पेपर में आपको सोप बबल के नाम, SOAP साबुन का बबल, ठीक है, उसके नाम से भी मिल सकता है, लिख लो, इसमें आप भूल जाओ। सोप बबल, इसमें कुछ नहीं है, सेम है, प्रेशर तो उतना ही रहेगा हमारा P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया पर, लेकिन इसमें दो हमारे बबल होंगे, ठीक है, हॉलो होगा, एक आउटर एक इनर, ठीक है, तो दो बार सरफेस टेंशन लगेगा, तो 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, दैट इज P इसमें निकले आएगा 8 सिग्मा अपॉन में डी। बस हॉलो है, सोप बबल है, तो उसमें दो लेयर होंगी इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इसमें हमारा ये निकल के आ जाएगा। एक केस और है इसमें, यदि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट की बात करते हैं अपन, यदि अपन बात करते हैं दैट इज सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट, तीन ही केस बनते हैं इसमें।
सरफेस टेंशन ऑन सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट की अपन बात करें तो इसको यदि देखो, ये इसका, ये सपोज कीजिए लिक्विड जेट है जिसकी लेंथ L है, जिसका डायमीटर D है। यदि इसको अपन दो पार्ट में यदि डिवाइड करें, ठीक है, तो ये सम काइंड ऑफ ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, ये सम काइंड ऑफ ऐसे कुछ बनता है। तो लेंथ तो ये L रहेगी, ठीक है, लेंथ तो L रहेगी, लेकिन अभी इसकी ये सरफेस हो गई ये वाली, ठीक है, ये जो बाहर वाली जो सरफेस हो रही है इस पर लगेगा सरफेस टेंशन। आई होप समझ गए होंगे आप। विजुलाइज थोड़ा सा करना सीखिए, ठीक है, ये लगेगा हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर D है, लेंथ L है आपका, ठीक है। सपोज कीजिए P है जो प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड द लिक्विड जेट। अब जो प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड द लिक्विड जेट वो किस पर लगेगा, जो उसका एरिया होगा दैट इज L इंटू D, ठीक है। तो लेट P इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी, लेट P इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड द लिक्विड जेट, इनसाइड द P इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी एट द लिक्विड जेट एबव द आउटसाइड प्रेशर, है ना। एंड सिग्मा है हमारा सरफेस टेंशन, हाँ सॉरी, ये इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट है ये, बट इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अभी किधर की साइड हमको दिख रहा है ये एबव द आउटसाइड प्रेशर, लिक्विड जेट एबव द आउटसाइड प्रेशर। और सिग्मा क्या हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, जो किस पर लग रहा है, वो लग रहा है हमारा जो लेंथ पर, ठीक है, एक लेंथ ही हो जाएगी, एक लेंथ ही हो जाएगी, टू लेंथ पर हमारा ये लग रहा है। तो लिखिए फोर्सेस को बराबर कीजिए कि एक हो जाएगा हमारा P इंटू L इंटू D, है ना। सो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट, तो वो हो जाएगा P इंटू L इंटू D, ठीक है। एक हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू 2L, सिग्मा इंटू 2L। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, P इंटू L इंटू D इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L। तो यहाँ से जो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज 2 सिग्मा अपॉन D। तीनों ही इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी दैट इज कैपिलरिटी। ये तो सबने लाइव प्रैक्टिकल घर पे ही किया होगा कैपिलरिटी वाला, है ना। एक वो करते हैं ना बच्चे कि एक कंटेनर में पानी भर के एक छोटी सी जो नली होती है वो डाल के और पानी को ऊपर सक करते हैं और फिर पानी को निकाल लेते हैं, वो कैपिलरिटी की वजह से होता है। चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज कैपिलरिटी। नेक्स्ट है
कैपिलरिटी क्या होता है? देखो सिंपल से अपन समझते हैं। एक फिनोमेना है ये, किस चीज़ का फिनोमेना है? वाटर का राइज एंड फॉल होने का है। सपोज कीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसमें अपन एक स्मॉल डायमीटर की कोई ट्यूब अपन उसमें डाल देते हैं, उसमें पानी में, तो पानी का राइज होना और फॉल होना, यही हमारा कैपिलरिटी कहलाता है। और ये जो पूरा एक्शन कहलाता है दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है। यदि उस ट्यूब में, जो स्मॉल ट्यूब है, स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, यदि उसमें वाटर का या जो भी लिक्विड है उसका यदि लेवल क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो कैपिलरी राइज है, और यदि फॉल हो जाए तो कैपिलरी फॉल है। ठीक है। और ये फिनोमेना किसका? राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। दो इसकी कंडीशन होती हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो कैपिलरिटी क्या बताया? इट इज डिफाइंड एज ए फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल। दोबारा फिर समझा रहा हूँ। एक कंटेनर है, पानी भरा हुआ है, उसको डुबाया स्मॉल डायमीटर ट्यूब को, जो एक उसका जनरल लेवल है उस पानी का, उससे ऊपर उठना कैपिलरी राइज, उससे नीचे जाना, पानी इन द सेंस कोई भी लिक्विड, उससे ऊपर जाना, जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर जाना कैपिलरी राइज, उससे नीचे जाना कैपिलरी फॉल। और ये फिनोमेना राइज एंड फॉल होने का दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है। सो फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, phenomenon of rise and fall of liquid, किसमें? लिक्विड in a small diameter tube, in a small diameter tube, fall in a small diameter tube रिलेटिव टू दी एडजेसेंट जनरल लेवल, जो उसका जो जनरल जो लेवल है लिक्विड का। ठीक है। ट्यूब रिलेटिवली टू दी एडजेसेंट जनरल लेवल, टू दी एडजेसेंट जनरल लेवल, किसका? लिक्विड का। ऑफ liquid when tube is held vertically in the liquid, of the liquid when the tube is held vertically in liquid। ठीक है। सो राइज ऑफ लिक्विड सरफेस, क्या कहलाता है? कैपिलरी राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस क्या कहलाता है? कैपिलरी फॉल। और फिनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, उस ट्यूब को बोलते हैं, स्मॉल डायमीटर की जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, इज कॉल्ड कैपिलरिटी, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखिए, आप भी प्रैक्टिकली बात करेंगे। द वैल्यू
इज डिपेंड ऑन किस किस के ऊपर, सबसे पहले स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड और डायमीटर ऑफ द ट्यूब, diameter of the tube and surface tension of liquid and surface tension of liquid। ठीक है, जनरली इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी जो मतलब जो निकल के आती है रिजल्ट, वो किस में आती है, सेंटीमीटर एंड mm में जनरली निकल के आता है। एक अपन डायग्राम देखते हैं। देखो ये कंटेनर, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, अरे इसको तो यहाँ लिख दो सेंटीमीटर और mm। ये कोई ट्यूब है, पहले से इतना वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, पहले से इतना वाटर भरा हुआ है, पानी का लेवल ऊपर चढ़ेगा, सपोज कीजिए ये यहाँ तक आ गया, कितना बढ़ा, h हाइट बढ़ा, तो इस हाइट को बोलेंगे, जितना पानी इस कैपिलरी ट्यूब में बढ़ा उसको बोलेंगे कैपिलरी हाइट। अब यहाँ पानी जो बढ़ेगा ये कुछ ऐसी शेप बनाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसी बनाएगा। तो कॉन्वेक्स एट डाउनवर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत कंपटीशन पेपर में भी आया हुआ है, सॉरी कंपटीशन पेपर में ही आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दी केस, ये जो केस है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ किसके केस की, केस है ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का केस है ये, ठीक है। और ये वाटर क्या है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड वाटर है ये, ठीक है। तो ये कैपिलरी हाइट, और ये कुछ देखो डिफरेंस देखने को मिलना, वाटर के केस में ऐसा आपको दिखेगा ऊपर वाली सरफेस, और मरकरी के केस में ऐसी दिखेगी। मतलब इसको अपन बोलें तो कॉनकेव एट अपवर्ड, इसको बोले ना अपन, इसको यदि शो करें तो कॉनकेव एट अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स एट डाउनवर्ड दिखा रहा है ये हमको। ये कॉन्वेक्स, नीचे कॉन्वेक्स ऐसे ही तो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस, ऐसे ही तो होता है। तो ये तो कॉनकेव हो गया अपर डायरेक्शन में, कॉन्वेक्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जो लगेगा, इस पर लगेगा सरफेस टेंशन, इस पर लगेगा, दैट इज इस पर लगेगा सरफेस टेंशन। और ये जो एंगल बनाएगा, इसके साथ में ये बनाएगा थीटा, ये बनाएगा सरफेस टेंशन और ये एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, क्या समझिए कि ये जो सरफेस पर, फ्री सरफेस पर जो सरफेस टेंशन जो लग रहा है, इस सरफेस टेंशन का वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इस सरफेस टेंशन मतलब कि सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज, ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज सिग्मा कॉस थीटा, और इधर वाले का भी होगा एक, दैट इज सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। सिग्मा कॉस थीटा जो एक ये वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा,
इस वाली हाइट, ये तो नॉर्मल पानी है यहाँ तक, ये वाली हाइट हमारी चेंज हुई, ये कैपिलरी हाइट है। तो इस जो हाइट मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो वेट ऑफ वाटर जो रहेगा उसके बराबर होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। समझ में आया? सो लिखिए, थ्योरी लिख लेना, नोट्स में देख लेना, ठीक है थ्योरी। तो लिखिए यहाँ पर, सीधा मैं लिखा रहा हूँ, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h, ठीक है, ऑफ हाइट h इन द ट्यूब, इन दी ट्यूब कितनी होगी, वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब इनटू हाइट। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ये तो क्या हो गया वॉल्यूम, इनटू में रो इनटू जी, ये क्या हो गया स्पेसिफिक वेट, ठीक है, ये क्या हो गया स्पेसिफिक वेट, रो इनटू जी। तो ओवरऑल हमारा वेट क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट, ये तो होता है भाई। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया वेट, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट। आपको पढ़ाया है ना प्रॉपर्टी, फर्स्ट लेक्चर, रिवाइज किया करो। मैंने लिखाया था ना आपको, क्या लिखाया था, दैट इज, लिखाया था ना मैंने यार, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, लिखाया तो था, उसी से है। तो एरिया इंटू एरिया ऑफ ट्यूब इंटू एच। तो देखो वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा इसमें, कि इसका वॉल्यूम इंटू में स्पेसिफिक वेट इस फ्लूइड का। तो एरिया ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्यूब इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, ठीक है। चलो रो किसका है, लिक्विड का, जो उस लिक्विड जो भरा हुआ है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूसरी चीज अपन देखें अब उस सरफेस टेंशन की वजह से, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंसाइल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स, ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन सिग्मा लग किस पर रहा है, पाई डी पर। तो सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस मतलब इंटू पाई इंटू डी, और कंपोनेंट में हो जाएगा सीधा लिख लो, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, ठीक है। समझ में आई? चलिए चलें आगे। चलो तो दोनों को जब अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेट बोथ इक्वेशन बोथ फोर्सेस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे भाई, ये तो ऊपर वाला है और उसको बैलेंस कर रहा है नीचे वाला। तो लिखिए दैट इज π/4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी, π/4 डी स्क्वायर एच इंटू रो जी सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, ठीक है। सो पाई से पाई गया, डी से एक डी गया। तो यहाँ पर जो आपकी जो एच निकल के आ रही है, दैट इज कैपिलरी हाइट, दैट इज 4 सिग्मा, दैट इज
4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। और यदि रेडियस की टर्म में लिखो तो डी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर आ जाएगा यदि अपन डायमीटर की जगह क्या करें, रेडियस रखें। तो थीटा की बात यदि मैं कर लूँ यहाँ पर, तो यदि अपन बात कर रहे हैं यदि वाटर की, ठीक है, तो बिटवीन दी वाटर एंड क्लीन ग्लास जो ट्यूब का होगा, उन दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0। सो थीटा बिटवीन दी वाटर एंड क्लीन ग्लास कितनी होती है, वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब इज 0। ग्लास ट्यूब इज अप्रॉक्स कितनी होती है, 0। ठीक है, ये याद रखना। ये हुआ आपका कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें एक्सप्रेशन वगैरह याद करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। यदि आपसे पूछेगा ना तो सीधा कैपिलरी हाइट आपसे पूछेगा, या फिर कैपिलरी हाइट आपको दे देगा और कोई भी वैल्यू यहाँ से वो आपसे निकलवाएगा। सेम ही होता है किसके लिए, कैपिलरी फॉल के लिए, है ना, कैपिलरी फॉल। बस डायग्राम आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, इक्वेशन सेम होगी। ये कंटेनर, अब इसमें अपन ने क्या लिया है, दैट इज मरकरी, दैट इज मरकरी। ये ट्यूब इसमें हमने इंसर्ट की है, ये ट्यूब हमने इंसर्ट की है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वाटर होगा दैट इज इस टाइप से होगा, है ना, इसमें। तो ये जो होगी हमारी, ये हाइट होगी, दैट इज कैपिलरी फॉल, दैट इज कैपिलरी फॉल, ठीक है। और ये जो होगा ये हमारा सिग्मा, उसी की तरह सिग्मा कॉस थीटा कंपोनेंट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो जनरली जो इसमें ये वाली जो है, इसमें होगी कॉन्वेक्स एट अपवर्ड एंड कॉनकेव एट डाउनवर्ड, कॉनकेव एट डाउनवर्ड, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, H = 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी, ठीक है। यदि थीटा की वैल्यू की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो वो क्या रहेगा, थीटा फॉर मरकरी एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, वो क्या रहेगा 128 डिग्री। थीटा फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब कितना रहेगा, अप्रॉक्स 128 डिग्री। समझ में आया। इसमें दो चीज़ और लिख लीजिए, आपके सिलेबस में एक चीज़ दी हुई है, एक दिया हुआ है कोहेजिव और एक दिया हुआ है एडेजिव, ठीक है। इन दोनों का ही रिलेट किससे है, कैपिलरिटी से। देखो एडेजन, कोहेजन और एडेजन का मतलब क्या होता है, एक होता है कोहेजन, एक होता है एडेजन। एडेजन जब सेम मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोहेजिव फोर्स, जनरली कोहेजन का मतलब होता है कि कोहेजिव फोर्स, ठीक है। सो जो कोहेजिव फोर्स होता है वो एक्ट करता है बिटवीन दी सेम मॉलिक्यूल्स, है ना। सो कोहेजिव फोर्स बिटवीन दी सेम मॉलिक्यूल्स और एडेजिव फोर्स बिटवीन दी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक है ना, एक अपन नॉन वेटिंग और वेटिंग कंडीशन देखते हैं, जैसा कि इसमें होता है ना, नॉन वेटिंग
एंड वेटिंग कंडीशन, नॉन वेटिंग कंडीशन एंड वेटिंग कंडीशन। तो नॉन वेटिंग कंडीशन का मतलब कि पूरा गीला हो जाना, कोई सरफेस है उस पर लिक्विड डालते हैं तो पूरा फैल जाना उस पर, ठीक है। तो पूरा फैल जाना मतलब कि अब देखो लिक्विड है, मैंने बताया कि कोहेसिव फोर्स किस में है, सेम मॉलिक्यूल्स में। अब सेम मॉलिक्यूल्स में जब कोहेसिव फोर्स लगता है तो एक दूसरे को बांधे रखता है, वो फैलने नहीं देता, तो मतलब कि नॉन वेटिंग। तो इसमें कोहेजन ग्रेटर होगा एडेजन से, मतलब कि मरकरी वाला केस है ना, नॉन वेटिंग जैसा कि मरकरी में होता है ना। और वेटिंग वाटर है, फैल जाता है पूरा, तो एडेजन ग्रेटर होता है कोहेजन से। एग्जाम्पल जैसे वाटर वाला केस, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल है वो अपन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलो, थैंक यू।